गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा शुरू करते हैं सेशन, एटीएम का सेशन। और आज है हमारा नया चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्कीम्स, योजनाएं। ठीक है भाई, तो योजनाएं हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि योजनाओं से, स्कीम से आपके बड़े सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं स्कीम से। तो हम जो योजनाओं से रिलेटेड, और वो भी पुरानी स्कीम पूछता है रेलवे, तो जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पुरानी बढ़िया स्कीम्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स पढ़ेंगे, फिर एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, फिर फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से 5-6 फील्ड हैं जिनसे रिलेटेड स्कीम्स हम पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होने वाला है। जो जिस दिन आपको पढ़ाया जाए पीडीएफ सेम डे आ जाती है, आप 1-2 दिन के अंदर अंदर उसको रिवाइज कर लिया करो। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया? शुरू करें, चलो भैया। तो सबसे पहला सवाल, इन मार्च 2017 विच सेंट्रल मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड मिशन फिंगरलिंग फॉर ऑब्टेनिंग द ब्लू रेवोल्यूशन? बताओ भाई, कौन सी मिनिस्ट्री ने मार्च 2017 में नीली क्रांति प्राप्त करने के लिए मिशन फिंगरलिंग शुरू किया है? जल्दी बताओ सभी लोग। कमेंट सेक्शन पे मेरी नजर है, वो लोड लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट से इसका जवाब दो बस। ठीक है भाई, हाँ, इसका जवाब दो बस। बताओ बताओ, जल्दी से जवाब दो। कमेंट्स तुम्हारे सेट करने एक बार को। हाँ, चलो बताओ। तो कौन सी मिनिस्ट्री, नाम से पता चल रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ करेगी कैसे भाई? खेती बाड़ी से रिलेटेड स्कीम है, और मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन यानी मछली पालन या मछली उत्पादन। ब्लू रेवोल्यूशन तो आप सब जानते हैं मछली उत्पादन से रिलेटेड है ना भाई। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मछली उत्पादन से रिलेटेड है। मछली उत्पादन या मछली पालन, है ना, मत्स्य उत्पादन या फिर मत्स्य पालन। तो इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी भाई? तो ये तो लॉजिक से चलना पड़ेगा ना, यहां पर लॉजिक से चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, मछली पालन में डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं, होम मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री तब भी थोड़ा लग सकता है पैसे से रिलेटेड, पर फिर भी उससे भी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री एंड फार्मर वेलफेयर। भाई मछली पालन करने वाले भी किसान कहे जाते हैं, मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन करने वाले जो लोग हैं वो भी किसान कहे जाते हैं। तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री यानी कि कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय ने ये 2017 में लॉन्च की थी। कौन सी स्कीम लॉन्च की है बच्चों? मिशन फिंगरलिंग। मिशन फिंगरलिंग। फिंगरलिंग क्या होती है बेटा? फिंगरलिंग बेसिकली एक शब्द है जिसका इस्तेमाल छोटी मछलियों के लिए किया जाता है। छोटी मछलियों को बुलाया जाता है इस नाम से, छोटी मछलियों के लिए यह वर्ड यूज किया जाता है। छोटी मछलियों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यह शब्द यूज किया जाता है ध्यान से देखो, छोटी मछलियों के लिए यह शब्द यूज किया जाता है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग का मतलब है ऐसी मछली जो उंगली के बराबर है, उंगली के बराबर है। ठीक है, एक उंगली के बराबर जो मछली होती है उसे बोलते हैं फिंगरलिंग फिश। और इसी फिंगरलिंग फिश से रिलेटेड है ये मिशन फिंगरलिंग, जिससे नीली क्रांति प्राप्त करना चाहती थी भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री? एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री एंड फार्मर वेलफेयर, यानी एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, रेलवे को ऑप्शन देने नहीं आते सही से, ये बात तो है भाई, ये बात तो है। क्वेश्चन मैंने एज इट इज उठाया है और उसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ाहट है, तो मैं तुम्हें ये दिखाना भी चाह रहा हूं कि तुम देखो किस तरह, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री एंड फार्मर वेलफेयर, मतलब ये मतलब नहीं निकला इसका, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री हुआ करती थी। तो उसके द्वारा ब्लू रेवोल्यूशन प्राप्त करने के चक्कर में मिशन फिंगरलिंग 2017 में लॉन्च किया गया। पर इसमें है क्या, काम क्या है इसमें, ये उद्देश्य क्या है इसका? ब्लू रेवोल्यूशन प्राप्त करना, नीली क्रांति प्राप्त करना, मतलब
मछलियों का उत्पादन बढ़ाना। भाई सीधी बात है, इस मिशन फिंगरलिंग का उद्देश्य क्या होगा, इसका एम क्या होगा? मिशन फिंगरलिंग का उद्देश्य है मछली उत्पादन को बढ़ाना, है ना। जो एक उंगली के बराबर जो मछली, जिसे फिंगरलिंग मछली बोलते हैं, उस मछली का उत्पादन बढ़ाना। कितना बढ़ाना वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे टारगेट क्या रखा गया, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। मछली उत्पादन को बढ़ाने का यहां पर टारगेट क्या रखा गया, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। मैं बोल रहा हूं ये डेटा जो है, ये डेटा बहुत जरूरी है, ये डेटा बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से, 2014 से 2015 में क्या था, 10.79 मिलियन मैट्रिक टन। एमएमटी का मतलब है मिलियन मैट्रिक टन, यूनिट है ये। तो 10.7 मिलियन, 10.7 मिलियन, 10.7 मिलियन का मतलब क्या है, 10 मिलियन मतलब लगभग 1 करोड़, है ना भाई। तो 10.7 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है, यानी 1 करोड़ मैट्रिक टन, 1 करोड़ मैट्रिक टन, ठीक है। तो 10.7 मिलियन मैट्रिक टन जो है, यहां से इतना उत्पादन था 2014-15 में, इसको बढ़ाकर करना था 2020-21 में, 2020-21 में 15 मिलियन मैट्रिक टन। तो भैया इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो किसान मत्स्य पालन में या मत्स्य उत्पादन में लगे हुए हैं, और स्पेशली जो फिंगरलिंग फिश के उत्पादन में लगे हुए हैं, तो उनको अपनी फिंगरलिंग फिश का उत्पादन 2014-15 में जो 10.79 मिलियन मैट्रिक टन था, उसको बढ़ाकर 15 मिलियन मैट्रिक टन करना था। यह इस स्कीम का उद्देश्य, और इस स्कीम को लॉन्च किया एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। रितंकर करंट अफेयर्स की क्लास के लिए अनाउंसमेंट 23 तारीख को होगा, टेंशन ना लो, प्लानिंग सारी हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट करना बाकी है। 23 तारीख से तुम्हारा, एक बार 23 तारीख को जब ग्रुप डी एस्पिरेंट्स के लिए सेशन आ रहा है ना रात को 9 बजे, तो उसी टाइम सुनना, तो उसी टाइम सुनना। करंट अफेयर्स के लिए भी जबरदस्त प्लानिंग है तुम्हारे लिए, बहुत शानदार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स डू द डेजिग्नेटेड स्टेट्स प्रोक्योर, स्टोर एंड इश्यू फूड ग्रेन्स अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ध्यान देखो, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और जारी करते हैं? अब ध्यान सुनना मेरी बात। बेसिकली आपसे स्कीम का नाम पूछा जा रहा है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब ये डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है कि भैया कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें जिन राज्यों को अलाउड है, जिन राज्यों को परमिशन मिली हुई है, जिन राज्यों को परमिशन मिली हुई है, जिन राज्यों को अलाउ किया गया है कि वो प्रोक्योर कर सके खाद्यान्न को। खाद्यान्न मतलब फूड ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को क्या कर सके, एक तो प्रोक्योर कर सके, क्या कर सके, प्रोक्योर कर सके यानी कि खरीद सके, उन्हें स्टोर कर सके यानी उनका भंडारण कर सके, और उन्हें इशू कर सके लोगों के लिए, उन्हें जारी कर सके लोगों के लिए, लोगों के बीच में बांट सके। उसे जारी करना मतलब यहां पर बांटना लोगों के बीच में। तो वो कौन सी स्कीम है जिसके तहत जिन राज्यों को यह परमिशन दी गई है कि वो सीधे सीधे खाद्यान्न को खरीद सकते हैं, उनका स्टोरेज कर सकते हैं और लोगों के बीच में उसे बांट सकते हैं? तो ये कौन सी स्कीम के तहत हुआ? तो मैं आपको बताऊं ये कौन सी स्कीम थी। ये स्कीम थी बच्चों डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम, विकेंद्रीकृत खरीद योजना। अब इसमें है क्या, मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बताता हूं। बेसिकली होगा क्या कि कुछ राज्यों को, जिन राज्यों में, कुछ राज्यों को यानी ऐसे राज्यों को जहां पर या तो करप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, कुछ राज्यों को, करप्शन वाले राज्य जहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है मान लो, और जो पुअर स्टेट्स हैं, जो गरीब राज्य हैं, जो पुअर हैं यानी जो गरीब स्टेट्स हैं। तो कुछ राज्यों को जहां पर करप्शन ज्यादा है, जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है, निर्धनता ज्यादा है, कुछ राज्यों को परमिशन
दी जाएगी, इस स्कीम में ये बोला हुआ है कुछ राज्यों को परमिशन दी जाएगी कि वो, यानी राज्यों को मतलब राज्य सरकारों को, कि राज्य सरकार यानी कि वो किसान से सीधे, मतलब मंडी के पास मत जाओ, राज्य सरकार को बोला जा रहा है कि मंडी के पास मत जाओ, सीधे किसान से। कुछ राज्यों को परमिशन दी जाएगी कि वो किसान से सीधे खाद्यान्न को खरीद सकें, खाद्यान्न को सीधे किसान से खरीद सकें, ताकि बीच में कोई बिचौलिया ना हो और किसान को सीधा पैसा मिले, कोई कमीशन वगैरह ना कटे। यानी सरकार को अगर जरूरत है कि वो अपने हिसाब से लोगों के बीच में राशन पानी बांटना चाहती है, जो गरीब लोग हैं उनके बीच में राशन पानी बांटना चाहती है, तो उन सरकारों को परमिशन दी जा रही है इस स्कीम के तहत कि आप सीधे किसान से खाद्यान्न खरीदो। ठीक है, खाद्यान्न खरीदो, खाद्यान्न को खरीदो, यानी खाद्यान्न को खरीद सकते हैं। फिर खरीदने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से बांट देंगे, थोड़े दिनों के लिए उसे रखना भी पड़ेगा। मान लो जरूरी नहीं कि हर इंसान को जरूरत है उस खाने की, जहां जहां जरूरत है वहां वहां पहुंचाया जाएगा, तो मतलब एक जगह स्टोर तो करना पड़ेगा। तो याद रखो, सरकार को क्या परमिशन मिली, कुछ राज्यों की सरकारों को परमिशन दी जाएगी कि वो किसानों से सीधे खाद्यान्न को खरीद सकते हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं, उन्हें भंडार कर सकते हैं, यहीं कहीं पर रख सकते हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं उस फसल को। और उसके बाद लोगों के बीच में वो जो राशन कार्ड वाला सिस्टम नहीं होता, उसके तहत बांट सकती है सरकार, स्टोर कर सकते हैं। और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी वही राशन वाला सिस्टम, जो राशन कार्ड वगैरह के थ्रू जब आपका राशन कार्ड बना होता है तो आपको फ्री में दाल, चावल, तेल, आटा ये मिल जाता है ना, कुछ लिमिट की क्वांटिटी में। तो बोला गया है कि भाई कुछ स्टेट्स को ये परमिशन दी जाएगी जहां पे करप्शन ज्यादा है, जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है, कि सीधे राज्य सरकार किसानों से फसल खरीदे, खाद्यान्न खरीदे, उसे स्टोर करे और लोगों के बीच में सीधे सीधे बांट दे, लोगों के बीच बांट दे, ताकि ना कोई करप्शन हो, किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल जाए। और जब सरकार सीधे सीधे बांटेगी लोगों के बीच में, तो वहां पे भी कोई करप्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो याद रखना, कुछ राज्यों को परमिशन दी जाएगी कि वो किसान से सीधे खाद्यान्न को खरीद सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और लोगों के बीच में बांट सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये स्कीम है, इतनी बढ़िया स्कीम है। तो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, करप्शन से बचाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा सभी लोग। और ये कोई नई स्कीम नहीं है, 1997 और 98 में ये स्कीम लाई गई थी, 1997-98 में स्कीम लाई गई थी। ठीक है बच्चों? और बाकी जो मैं ऑप्शंस छोड़ रहा हूं, इनमें से कुछ तो स्कीम्स नहीं है, और अगर कोई स्कीम है तो वो आने वाले सवाल में, आगे जब सवाल आएंगे, आज और कल 2 दिन चलेगी एग्रीकल्चर वाली, तो उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। इसलिए मैं यहां पर टाइम वेस्ट ना करते हुए कल के सेशन के लिए उनको रख रहा हूं। ठीक है, कुछ तो स्कीम्स ही नहीं है, कुछ है तो वो कल के सेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following plan launched in a form of sub plan of national campaign for saffron? भगवा के लिए, और ये भगवा यहां सैफरन का मतलब भगवा नहीं है, देखो भाई ध्यान से, यहां सैफरन का मतलब भगवा नहीं है, यहां पर है केसर की खेती। ठीक है, केसर की खेती। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं ताकि आपको फ्यूचर में ये पीडीएफ दिक्कत ना दे। ये भगवा नहीं, ये होगा, क्या होगा, केसर की बात हो रही है, केसर की खेती की बात हो रही है। तो केसर के लिए राष्ट्रीय अभियान की उपयोजना के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? बताओ भाई। Which of the following plan launched in a form of sub plan of national campaign for saffron? यानी केसर के लिए राष्ट्रीय अभियान की उपयोजना के रूप में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो मैं आप सबको बता दूं, इसका आंसर होगा कृषि विकास योजना। यानी कृषि विकास योजना से रिलेटेड है नेशनल कैंपेन फॉर सैफरन। ठीक है भाई,
केसर के लिए जो राष्ट्रीय अभियान है ये किससे जुड़ा हुआ है? कृषि विकास योजना से। तो कृषि विकास योजना का ही पार्ट है केसर के लिए राष्ट्रीय अभियान। केसर के लिए राष्ट्रीय अभियान कृषि विकास योजना के लिए ही या कृषि विकास योजना से ही रिलेटेड है। अब बात यह है, अगर कोई मुझे बता सके कि पर्पस क्या है भाई केसर के लिए राष्ट्रीय अभियान, केसर की खेती के लिए नेशनल कैंपेन। मुझे एक बात बताओ, केसर की खेती होती कहां है? सभी लोग बताएंगे केसर की खेती कहां होती है, ये बताओ मुझे। तुमने एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी, एक जगह का नाम सुना होगा, जल्दी बताओ केसर की खेती कहां होती है? सभी लोग बताएंगे भाई, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल। अब ध्यान सुनना मेरी बात। अब एक हमारी ये योजना है कृषि विकास योजना, ठीक है, 2007 में आई थी और इसी कृषि विकास योजना का पार्ट है नेशनल कैंपेन फॉर सैफरन, यानी केसर के लिए राष्ट्रीय अभियान। अब आप सब जानते हैं कि केसर की खेती होती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो केसर की खेती है जम्मू एंड कश्मीर के एक बहुत बड़े भाग में, कश्मीर घाटी में बहुत बड़े भाग में ये केसर की खेती की जाती है, पर हर किसान वहां पर इस खेती को नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखो केसर जो है मार्केट में वैल्यू भी बहुत ज्यादा रखता है। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि केसर का जो बीज है या केसर का जो फ्लावर है वो आपको आसानी से मिल जाए और जब आप बेचो तो वो बहुत कीमत में जाए। समझ रहे हो मेरी बात? केसर का बीज भी महंगा मिलेगा, केसर की फसल भी महंगी बिकती है। तो महंगी बेचने के लिए पहले खरीदो तो बीज, उसके बाद उगाओगे। तो कश्मीर क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग जो हैं केसर की खेती में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। कुछ लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स हैं और वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, पर हर कोई नहीं कर पा रहा है। मतलब जब आप देखोगे केसर की खेती हो रखी है तो खेती तो बहुत है पर उसमें बहुत ज्यादा किसान इन्वॉल्व नहीं है। तो ज्यादातर किसानों को केसर की खेती में इन्वॉल्व करने के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया था 2011-2012 में, इनफैक्ट 2010-2011 में ये लॉन्च हुआ था ये अभियान। पर ये फंक्शनल हुआ, ये एक तरीके से इंप्लीमेंट हुआ। देखिए ध्यान से देखो, ये इंप्लीमेंट हुआ 2011-2012 में, 2011-12 में ये इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। और इसमें बेसिकली ये था कि उस टाइम पे तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, तो मैं यहां लिख देता हूं जम्मू कश्मीर राज्य के ज्यादातर किसानों के सामाजिक और आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए यह अभियान चालू किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य के ज्यादातर किसानों के सामाजिक और आर्थिक हालातों को या कंडीशंस को सुधारने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। अब तुम बोलोगे सर इससे कैसे उनका सामाजिक आर्थिक जीवन सुधरेगा? भाई एक बात बताओ, इस अभियान का पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो सैफरन की खेती में इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा लोग। समझ में आ रही है बात? ज्यादा से ज्यादा लोग सैफरन की खेती में इन्वॉल्व हो, और जब सैफरन की खेती में इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो जब फसल बेचने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास जो इनकम आएगी, बढ़िया इनकम आएगी, तो इससे इनको होगा फायदा। ठीक है, तो इसीलिए अभियान ये शुरू हुआ। पर एक चीज याद रखना, अब जो है इसका उद्देश्य बदल गया है। 2020 में इसी अभियान का उद्देश्य बदल गया। पहले उद्देश्य अलग था कि जम्मू एंड कश्मीर के किसानों के आर्थिक और सामाजिक हालातों को सुधारना है, उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन उनको सुधारना है। अब 2020 में सेम सेम प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य बदल गया। उद्देश्य क्या है कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही क्यों हो केसर की खेती, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहां पर भी तो उग सकता है। भाई जम्मू एंड कश्मीर में ठंड है,
लगभग वैसी ही ठंड, वैसी ही मिट्टी नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली सिक्किम में। तो सिक्किम में भी सैफरन की खेती की जाए। तो 2020 से ही ऐसा हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में केसर की खेती की जाए। केसर की, सैफरन की खेती की जाए। यानी जम्मू कश्मीर से बीज लेके जाया जाए और वहां पर जाकर, या फिर जम्मू कश्मीर से केसर के जो फ्लावर्स हैं वो लेके जाए जाए और वहां पर उन्हें इम्प्लांट कर दिया जाए। तो नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में केसर की खेती को बढ़ावा देना, ये 2020 में उद्देश्य है इसी सेम प्रोग्राम का। ठीक है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में क्यों, हमारे सिक्किम में भी उग सकता है। तो ये कृषि विकास योजना का पार्ट था और तुम्हें पता चल गया कि ये केसर के लिए राष्ट्रीय अभियान क्या है। 2011-12 में क्या इसका उद्देश्य था, 2020 में इसका उद्देश्य क्या है। कुसुम योजना प्रमोट्स, बताओ भाई, कुसुम योजना किसको प्रमोट करती है, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है। सोलर ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन, सौर ऊर्जा संचालित परिवहन, यानी सोलर एनर्जी से चलने वाले परिवहनों को। सोलर फार्मिंग, सौर खेती, यानी सौर खेती का मतलब क्या है कि आप सौर ऊर्जा बना रहे हो, आपने खेतों में सोलर पैनल लगा दिए और आप सौर ऊर्जा बना रहे हो और सरकार को बेच रहे हो। ठीक है, आपने इतनी सौर ऊर्जा बना ली कि आपके घर के लिए तो बिजली बनी गई, ऊपर से एक्स्ट्रा भी है, आप एक्स्ट्रा बिजली को सरकार को बेच सकते हो। सरकार 4 से 5 रुपया यूनिट पर, 4 से 5 रुपए पर यूनिट पर सरकार आपसे खरीद लेगी बिजली, अगर आप सौर खेती करते हो तो। उद्योगों में सौर प्रकाश, कुसुम योजना का यहां पे काम क्या है, उद्योगों में सौर प्रकाश, यानी जो इंडस्ट्रीज है वहां पर सोलर लाइट्स। ठीक है, फिर घर पर सौर तापन, सोलर हीटिंग एट होम, घर पर सूर्य तापन, सोलर तापन करो आप। नहीं भाई, इसका पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूं। कुसुम परियोजना का पर्पस है सोलर फार्मिंग, सोलर फार्मिंग, सौर खेती करना, सौर खेती करना। समझ में आया भाई? कोई मुझे बता सकता है ये कुसुम प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ? हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, 5-6 साल पहले ही। बताओ कुसुम, जल्दी बताओ भाई। कुसुम, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना नाम है इसका पूरा नाम। हाँ बताओ बताओ, मैं बताता हूं। देखो, पूरा नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब तुम बोलोगे सर कुसुम का मतलब क्या है, ये क्या नाम है, किसी लड़की के नाम पे रखा गया? नहीं बेटा, कुसुम लड़की के नाम पे नहीं रखा गया, हालांकि नाम लड़की का ही होता है, पर मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री। अब ये देखो यहां पे कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, किसान, यू से ऊर्जा, किसान ऊर्जा, एस से सिक्योरिटी, किसान ऊर्जा सिक्योरिटी एंड अपलिफ्टमेंट, यानी तरक्की। ठीक है, किसान ऊर्जा सिक्योरिटी एंड अपलिफ्टमेंट महाअभियान, एम से महाअभियान, महाअभियान। और ये 2019 में लॉन्च हुई है ये स्कीम। फुल फॉर्म क्या है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सिक्योरिटी यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं तरक्की या उन्नति, अपलिफ्टमेंट का मतलब तरक्की या उन्नति महाअभियान। मतलब किसान जो है वो अपनी तरक्की कर सकता है, अपने लिए बिजली बना सकता है। कैसे? इस योजना के तहत। तो किसान ऊर्जा सिक्योरिटी एंड अपलिफ्टमेंट महाअभियान 2019 में प्रधानमंत्री सीरीज में ये लॉन्च हुआ है। अब बात यह है कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस यह है कि भाई हमारे भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास बंजर जमीन है, बैरन लैंड्स हैं। ठीक है, तो बैरन लैंड्स पर, बंजर जमीनों पर, बैरन लैंड्स का मतलब क्या है, व्यर्थ जमीन, बंजर जमीन। ठीक है, तो बंजर जमीनों पर, बंजर जमीन पर ध्यान देखो, बंजर जमीनों पर सोलर प्लांट लगाकर, है ना भाई, ध्यान से देखो कुसुम योजना में पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है कि बैरन लैंड्स पर सोलर प्लांट्स लगाकर, सोलर प्लांट्स लगाकर
किसानों से बिजली बनवाई जा सकती है, किसानों से बिजली बनवाई जा सकती है। किसानों से बिजली बनवाई जा सकती है और बनवाई जाएगी इस योजना के तहत। और उस बिजली को राज्य खरीद लेगा, उस बिजली को राज्य सरकार किसान से खरीद लेगी। राज्य खरीद लेगा मतलब राज्य सरकार खरीद लेगी, किसान से खरीद लेगी। अब तुम बोलोगे सर थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं कैसे। ध्यान से देखो बेटा, क्या है ये स्कीम, अभी समझ में आएगा। भाई कुछ किसानों के पास कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जो बंजर होती हैं, जिन पे फसल नहीं उगाई जा सकती, तो फसल नहीं उगाई जा सकती तो वो तो व्यर्थ हो गई। तो सरकार ये कह रही है इस कुसुम योजना के तहत कि भैया अगर तुम्हारे पास बंजर जमीन है तो ऐसा करो, हम यानी सरकार आपकी उस जमीन में सोलर प्लांट लगवा देगी। और वो जो सोलर प्लांट है ये 10,000 मेगावाट तक बिजली जनरेट कर सकते हैं, 10,000 मेगावाट तक बिजली जनरेट कर सकते हैं। ऐसे हम सोलर प्लांट्स लगवाते हैं। तो किसान बोलेगा ठीक है जी सर, मेरा तो कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार लगवाएगी सोलर प्लांट, बस आपकी जमीन चाहिए। बोला ठीक है ले लो। बोला आपकी जमीन पर सरकार सोलर प्लांट लगवा रही है, अब इस सोलर प्लांट से जो भी बिजली बनेगी, ऐसा करना आप अपने पर्सनल यूज के लिए तो रखो ही, आपकी अपनी बिजली तो मुफ्त हो गई, और जो भी एक्स्ट्रा बिजली बनेगी हम आपसे खरीद लेंगे। यानी सोलर प्लांट सरकार का है, पर सरकार फिर भी किसान को बोल रही है कि आपकी जमीन पर बना है तो ये सोलर प्लांट एक तरीके से आपका हुआ, आप इस पर बिजली बनाओ, सूर्य की किरणों से बिजली बनेगी, हम उस बिजली को 4 से 5 रुपया यूनिट पे आपसे खरीद लेंगे। मतलब किसान को कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, बस वो जो सोलर प्लांट है उसको मेंटेन करना है, ना पानी देना। ऐसी कोई खेती तो है नहीं कि पानी देना है, बीज डालना है, खाद डालना है, कुछ नहीं। एक बार सोलर पैनल फिट, सूर्य देवता जब जब आएंगे बिजली बनेगी। किसान को बैठे बैठे 4 से 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से महीने का पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बिजली बना के दे रहा है सरकार। ठीक है भाई, तो ये वो स्कीम है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। तो सौर खेती बोलते हैं इसे, कि सौर ऊर्जा की खेती, कि बंजर जमीन है लगा दो सोलर प्लांट्स, वैसे भी कोई फसल नहीं उगनी, और फिर सोलर प्लांट लगा दिए, जो बिजली बनेगी, घर की बिजली तो फ्री हो ही गई, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बिजली वो सरकार खरीद लेगी, पैसे का पैसा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बढ़िया, गजब गजब डील है कि नहीं है? हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन्स इज अ गवर्नमेंट स्कीम फॉर, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, गवर्नमेंट स्कीम है। बताओ किससे रिलेटेड है? जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ क्रॉप्स, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट इन क्रॉप एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू क्रॉप्स, सप्लाई स्टेबलाइजेशन ऑफ टॉप क्रॉप्स। टॉप मतलब टमाटो, अनियन, पोटैटो। तो ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, फसलों का सामान्य मूल्य स्तर से रिलेटेड है, फसल शिक्षा में अनुसंधान और निवेश, बांस की फसलों का विकास, शीर्ष, शीर्ष का मतलब है यहां पे टॉप, टॉप फसलें। तो टॉप फसलों का यहां पे फिर जब हम उसका फुल फॉर्म निकालेंगे तो टी से टमाटर, ओ से अनियन यानी प्याज, ठीक है, और पी से पोटैटो की आपूर्ति, स्थिरीकरण। बताओ भाई जल्दी से बताओ, अभी टाइम क्या हो गया? 5:08 हो रहे हैं, हमारी पॉलिटी की क्लास भी है, पर यह सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा। मैं पॉलिटी की क्लास को 5:30 करवा देता हूं, सभी लोग 5:30 बजे पॉलिटी की क्लास में मिलेंगे, क्योंकि इस सेशन में अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं। जल्दी से जवाब दो, तब तक मैं ये क्लास लगवा देता हूं साहिल सर को बोल के। बताओ भाई क्या लगता है तुम्हें? ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, जवाब दे रहे हो, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बांस वाली ऑप्शन को यहां पे पिक कर रहे हो। ठीक है, बस अभी इसका जवाब देते हैं तुमको, अभी जवाब देते हैं बेटा। बस एक बार मैसेज कर दें सर को। कि ये क्लास चलेगी अभी 10-15 मिनट, 10 मिनट तो चलेगी कम से कम। ये बता दिया सर को हमने।
चलो ठीक है भैया, बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलो तुमने जवाब ठीक दिया, तुमने जवाब ठीक दिया, डी ही है सवाल। देखो जवाब तो डी ही है, पर इसका एक्सप्लेनेशन भी तो जरूरी है कि नहीं भाई। हाँ देखो भाई ध्यान से देखो, बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो ऑपरेशन ग्रीन्स है, ये स्कीम लॉन्च हुई 2018 में, नवंबर 2018 में। अब इस स्कीम में था क्या, मैं आपको बताऊं। बेसिकली टमाटर, प्याज और आलू ऐसी फसलें हैं जिनके दाम जो हैं बड़े फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, है ना। जैसे आज टमाटर जो है मान लो 30 रुपए किलो मिल रहे हैं या 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, कल पता चला 25 हो गए, फिर पता चल रहा 40 हो गए। मतलब बड़े फ्रिक्वेंटली चेंज होता है टमाटर, प्याज और आलू के रेट्स। अगर आप लोगों ने सब्जी खरीदी है कभी तो आपको पता होगा, है ना, फ्रिक्वेंटली होता है। अब देखो भाई ध्यान से, अरे ऐशिक खाते खाते पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं, साला मेरे को थोड़ी दिख रहा है तू क्या खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अब देखो भाई, तो ये 3 फसलें ऐसी हैं जिनके दाम बदलते रहते हैं। अब खुद सोचो, अब मान लो मैं टमाटर उगा रहा हूं, मैं प्याज उगा रहा हूं, मैं आलू उगा रहा हूं, मैं अपने फसल को लेकर मंडी गया बेचने के लिए। वहां मैंने पता किया था एक दिन पहले कि वहां पे टमाटर का भाव जो है 40 रुपया किलो है। मतलब मुझे 40 रुपए मिलेंगे अगर मैं 1 किलो टमाटर बेचूंगा, या मुझे 20 रुपए मिलेंगे अगर मैं 1 किलो टमाटर बेचूंगा उन्हें, तो मंडी वालों को। तो मैं रेट पूछ के गया, मैंने एक दिन पहले रेट पूछा था, मैं अगले दिन जब गया तो वो बोल रहे हैं कि आज तो 15 रुपए हो गया, कल हमने बोला था आपको 20 पर आज 15 रुपए हो गया। भाई मेरा तो नुकसान हो गया ना। एक तो मैं फसल को लेकर गया मंडी तक, तो मेरी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, ऊपर से जो मुझे उम्मीद थी कि 20 रुपया पर केजी टमाटर या पर केजी अपना आलू मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा दाम, तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो सरकार ने ये ऑपरेशन ग्रीन्स निकाला कि भाई टमाटर, प्याज और आलू का प्राइस यार कुछ लंबे टाइम तक फिक्स रखा करो, ऐसे हर दिन मत बदला करो, किसानों को नुकसान होता है। समझ में आ गया तुम लोगों को, किसानों को नुकसान होता है। बिल्कुल, तो भाई ध्यान से देखो, तो ऑपरेशन ग्रीन्स नवंबर 2018 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई, भारत सरकार द्वारा लॉन्च हुई या लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य था, इस ऑपरेशन ग्रीन्स का पर्पस क्या था बच्चों, एम क्या था। एम था कि टॉप यानी टमाटो, अनियन और पोटैटो का सप्लाई स्टेबलाइजेशन और साथ ही साथ प्राइस स्टेबलाइजेशन। यार इसका जो है आपको एक तो आपूर्ति स्थिर करनी पड़ेगी, है ना, इसकी सप्लाई स्थिर करनी पड़ेगी और प्राइस स्थिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम था कि टॉप फसलों का, यानी टॉप फसलों का, टॉप फसलें कौन कौन सी हैं, टॉप फसलों यानी टमाटर, ओ से अनियन यानी प्याज, और पी से पोटैटो। ठीक है, तो एम क्या था, टॉप फसलों का या टॉप फसलों की कीमत का निर्धारण, की कीमत का या कीमत की स्थिरता, कीमत का निर्धारण, कीमत की स्थिरता, स्थिरता। ठीक है, तो टॉप फसलों की कीमत की स्थिरता, ताकि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिले, ताकि किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले। ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये था उद्देश्य, तो आंसर हो गया डी, जो आप बोल रहे थे बिल्कुल ठीक। Which of the following a new program started by Ministry of Science and Technology in 2016 by which farmers will empowered। 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया जिससे किसान सशक्त होंगे, जिससे किसान एम्पावर्ड होंगे, जिससे किसान शक्तिशाली होंगे।
तो वो जो स्कीम है बच्चों, उस स्कीम का नाम है, उस स्कीम का नाम है बायोटेक किसान। बायोटेक किसान। तो 2000, अब देखो कई सारी चीजें तो यहां पे बताई दी कि भैया ये स्कीम जो है 2016 में आई, ये भी बता दिया। कौन लेके आया इसे? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके आई, ये भी हमें पता चल गया। और ये भी बता दिया कि इससे किसान सशक्त होंगे, इससे किसान जो है मजबूत होंगे, उनकी जो स्थिति है वो मजबूत होगी। समझ में आया बच्चों? उनकी स्थिति जो है वो मजबूत होगी। बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, तो 2016 देखो, कहीं कहीं पे 2016, कहीं कहीं पे 2017 लिखा हुआ है, पर जब खुद रेलवे सवाल में 2016 देके बैठा हुआ है तो आप 2016 ही कंसिडर करो, क्योंकि रेलवे मतलब सरकार है ना भाई। हाँ, 2016 और 2017 दोनों ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो यहां पे बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो स्कीम है बायोटेक किसान, इसका मतलब क्या है कि साइंस और किसान को कनेक्ट करो भाई आपस में। यानी साइंटिस्ट्स यानी जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट्स यानी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट्स यानी वैज्ञानिक और किसानों के बीच कनेक्शन होना चाहिए। साइंटिस्ट्स और फार्मर्स यानी किसान। तो साइंटिस्ट और किसानों के बीच कनेक्शन डेवलप करना, इनके बीच में एक संबंध स्थापित करना, कनेक्शन स्थापित करना। अब तुम बोलोगे सर वैज्ञानिक और किसानों के बीच में कैसा संबंध स्थापित करना है? भाई ऐसा संबंध स्थापित करना है कि वैज्ञानिक नई टेक्नोलॉजी से फार्मर्स को इंट्रोड्यूस करवा सके कि भैया देखो खेती बाड़ी की ये नई टेक्नोलॉजी है और इससे आपकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा, आपकी आय डबल होगी, इनकम डबल होगी। तो याद रखना, साइंटिस्ट और फार्मर के बीच कनेक्शन को स्थापित करना है ताकि वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, ताकि वैज्ञानिक किसानों को नई प्रौद्योगिकी यानी नई प्रौद्योगिकी के द्वारा खेती करने के लिए बढ़ावा दे सके, खेती करने के लिए बढ़ावा दे सके, जिससे किसानों की खेती यानी किसानों का उत्पादन यानी उनका जो प्रोडक्शन होता है फसलों का, वो किसानों का उत्पादन और आय यानी उनकी इनकम दोनों ही बढ़े, है ना भाई। फसल का उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी तो मजा आएगा किसानों को भी फिर। तो ये साइंटिस्ट जो है उनको नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि भैया इस तरह से खेती करो, नए जमाने की खेती, इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, मेहनत भी कम लगेगी और आपका फसल उत्पादन भी बढ़ेगा। तो बायोटेक किसान, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मेनी रुपीज इन प्रधानमंत्री एग्री इरिगेशन योजना with objective to develop the irrigation project for achieving the permanent solution of drought। भारत सरकार ने सूखे के स्थायी समाधान को प्राप्त करने के लिए सिंचाई परियोजना विकसित करने के उद्देश्य से पीएम कृषि सिंचाई योजना में कितने रुपए का निवेश शुरू किया है। भाई तुम सब जानते हो कि भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ता है, ड्रॉट की कंडीशंस आती हैं, ठीक है। और उन ड्रॉट की कंडीशंस में किसानों को पानी की जरूरत होती है अपनी फसल के लिए, वरना तो भूखमरी आ जाएगी, वो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो जब ड्रॉट की कंडीशंस डेवलप हो, जब सूखे की स्थिति डेवलप हो जाए, तो उस टाइम पर भी उन किसानों के पास पानी पहुंचे, उन किसानों की फसल को पानी लगे, ताकि वो भूखे ना मरे, उनका परिवार भूखा ना मरे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री, देखो उसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना में
कि ड्रॉट प्रोन एरियाज जो हैं, जो सूखे क्षेत्र वहां पर भी पानी पहुंचे, इसके लिए सरकार 50,000 करोड़ का निवेश 50,000 करोड़ का निवेश कर चुकी है, मतलब वो अलोकेट कर चुकी है। तो याद रखना, सूखे इलाकों में सिंचाई बढ़िया से हो, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। यानी इस स्कीम में 50,000 करोड़ रुपए ऐड किए हैं ताकि सूखे इलाकों में पानी पहुंचे और वहां के लोग भूखे ना मरे। 50,000 करोड़ समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा सभी लोग। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इन न्यूज ई नाम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में खबरों में रहा ई नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई नाम मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है ना, एक ऑनलाइन पोर्टल है। ई नाम क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, मैं पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूं पहले फिर बताता हूं। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या फिर मार्केट। तो ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यानी एक तरीके से ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि संबंधी बाजार। कृषि संबंधी बाजार, अब इसका मतलब क्या है? ये ऑनलाइन बाजार का मतलब क्या है? जैसे हम लोग ऑनलाइन बाजार जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सबसे कई सारी चीजें खरीदते हैं, तो वैसे ही खेती बाड़ी का जो सामान है, खेती बाड़ी के सामान को बेचने के लिए, खेती बाड़ी के सामान को खरीदने के लिए, उसका व्यापार करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि संबंधी बाजार ये क्या है बच्चों? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल है किसके लिए? ऑनलाइन पोर्टल है 3 लोगों के लिए। ऑनलाइन पोर्टल है किसके लिए? 3 लोगों के लिए। किसान के लिए, उसके बाद खरीदार के लिए, जो सामान खरीदेगा उसे क्या बोलते हैं? खरीदार, यानी कस्टमर के लिए, और व्यापारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए। व्यापारियों के लिए यानी ट्रेडर्स के लिए। इससे क्या होगा बच्चों? इससे क्या होगा? किसान पूरे देश में कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकता है ऑनलाइन डाल के। खरीदार कहीं से भी उस किसान की फसल को खरीद सकता है, और व्यापारी उस फसल का कैसे भी व्यापार कर सकता है ऑनलाइन ही। तो इससे तीनों को ही सहूलियत मिल जा रही है। तो ई नाम का मतलब यह है। तो ये बेसिकली एग्री मार्केट है, कृषि बाजार है, कृषि बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट, द इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP was launched as the first major experiment in intensive agricultural development in the year। गहन कृषि जिला कार्यक्रम। गहन कृषि का मतलब है जब आप बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पूंजी, बहुत ज्यादा मेहनत, लेबर, श्रम लगा दो खेती करने में, ठीक है? तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम, तो जिला स्तर पर गहन कृषि का एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है, ताकि गहन कृषि का विकास हो सके। तो याद रखो, गहन कृषि के विकास के लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जिला लेवल पर, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था बच्चों 1960 में, 1960 में। और ये जो गहन कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए ये जो जिला स्तर पे कार्यक्रम हुआ था, ये 7 जिलों में हुआ था। 7 जिलों में हुआ था, यानी 7 जिलों में गहन कृषि की गई, 7 जिलों में इंटेंसिव एग्रीकल्चर की गई, पैसा, मेहनत सब बढ़िया से लगाया गया। वो 7 जिले कौन कौन से थे? एक तो तमिलनाडु का था, एक तमिलनाडु का था, ठीक है। उसके बाद एक जो है यहां पर उत्तर प्रदेश का भी है। मैं ऐसा करता हूं, जिलों के नाम लिखता हूं सीधे, है ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो तंजावुर, तंजावुर तो तुम सब जानते हो, तंजावुर का पुराना नाम है तंजौर। तो ये कहां का है? तमिलनाडु। समझ में आया कि नहीं? कहां का है?
तमिलनाडु का। क्लियर। फिर वेस्ट गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, ये एक जिला है। वेस्ट गोदावरी ये कहां का है? वेस्ट गोदावरी है बच्चों आंध्र प्रदेश का। 7 जिलों के नाम याद रखने इस आईएडीपी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका पूरा नाम क्या है? द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। तो तंजावुर तमिलनाडु, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, उसके अलावा बच्चों यहां पर है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ कहां पर है? उत्तर प्रदेश। तीनों जिलों को याद करो। तो एक बार तो 3 ऐड हुए, ये तीनों ऐड हुए 1960 से 61 के बीच में। ठीक है, फिर अभी 4 और ऐड होंगे। क्लियर है? हाँ, 1960 से 61 के बीच में 3 नहीं 4 ऐड हुए। ठीक है, 4 ऐड हुए। मैं तुम्हें यह नहीं बता रहा हूं कि 4 कौन से हैं। ठीक है, जैसे बिहार का एक शाहाबाद था, बिहार का शाहाबाद जिला, तो तुम इसको छोड़ दो कि 1960 में कौन से ऐड हुए और 1960 टू 63 में कौन से ऐड हुए। तुम ये याद रखो 7 जिलों में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1960 के दशक में, ताकि उन 7 जिलों में गहन कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। तंजावुर, वेस्ट गोदावरी, अलीगढ़, शाहाबाद। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा। क्लियर है? 4 तो हो गए, 4 हुए कि नहीं? बिल्कुल। अब 3 और है, 3 और है। तो जैसे एक है अपना राजस्थान का पाली राजस्थान, राजस्थान का पाली। फिर उस जमाने में छत्तीसगढ़ तो हुआ नहीं करता था, मध्य प्रदेश ही हुआ करता था। ये तो सन 2000 में अलग हुआ है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो उस जमाने में 1960 में तो मध्य प्रदेश ही हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश का रायपुर है ना, मध्य प्रदेश का रायपुर। क्लियर? तो तंजावुर तमिलनाडु, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, शाहाबाद बिहार, पाली राजस्थान और रायपुर हो गया मध्य प्रदेश में। क्लियर? ठीक है भैया। और बाकी अब एक रह गया है, तो एक है पंजाब का है लुधियाना। पंजाब का है लुधियाना। पंजाब का क्या है? लुधियाना। चलो भैया, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आज का कंटेंट। कल बढ़िया और बढ़िया स्कीम, जो लेटेस्ट स्कीम्स है वो आएंगी, तो उनके लिए तैयार रहो। बाकी अभी मिलते हैं पॉलिटी की क्लास में। चलो जल्दी से पॉलिटी की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलो 5 मिनट का वक्त देना मुझे, 5 मिनट का वक्त, क्योंकि 5 से 6 मिनट लग जाएंगे स्लाइड वगैरह चेंज करने में। ठीक है, चलो थैंक यू। ये स्कीम्स वगैरह याद कर लेनी है भाई। हाँ।